स्वागत है दोस्तों सभी का। क्लास 10वीं का सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है जो छोटे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के, उसमें सभी लगभग सभी तरह के क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट बनाए गए हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। देखें, सबसे पहले किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोई पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आप टिक कर लें, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और इसे संभव घटना पॉसिबल आउटकम्स कहते हैं, ठीक है, पॉसिबल इवेंट कहते हैं। फिर देखो, असंभव घटना, इम्पॉसिबल अगर कोई इवेंट है तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। अगर जैसे मैं कहूँ कि आज आसमान से गुलाब जामुन बरसेंगे तो ये इसकी प्रायिकता क्या है, 0 है। सभी ध्यान दें भाई, इसमें फटाफट देखें। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता जो है 0 होती है। इसके बाद देखें नेक्स्ट, किसी घटना की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान 1 होता है। तो ऐसे मैंने बहुत से क्वेश्चन भी आप लोगों को बताए थे कि किसी घटना की प्रायिकता होने का और न होने की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो अगर 1 की पूछी हो तो दूसरे को उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। नेक्स्ट चलें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग भी क्या होता है, 1 होता है। फिर देखें, किसी प्रयोग की प्रायिकता का मान, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, इसको टिक कर लेना। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती। सारे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन जो है इसी में से बनने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को जो है देखें। तो प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता, यानी प्रायिकता का मान नेगेटिव नहीं होता, जो कि छठा पॉइंट मैंने लिखा है। प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव, नकारात्मक नहीं होता, यानी प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 से 1 के बीच में ही होगी। किसी भी घटना की प्रायिकता 2 कभी नहीं आ सकती। फिर देखें, इसका फॉर्मूला आप लोगों को क्वेश्चन में लिखना है, प्रायिकता PE के अनुकूल परिणाम बटा प्रयोग के सभी संभावित परिणाम। तो ये फार्मूला कोई भी क्वेश्चन बड़ा अगर आता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको फार्मूला लगाना है, यानी E के अनुकूल परिणाम और प्रयोग के सभी संभावित परिणाम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, सभी के पास है ना प्रिंट आउट इसका, सभी देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एक पासे को फेंकने पर सम, विषम और अभाज्य संख्या। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो पासे को फेंकने पर 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो सम संख्या क्या होगी, 2, 4, 6। विषम संख्या क्या होगी, 1, 3, 5। इवन, ओड, और तीसरी संख्या मैंने दी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर हो जाएगा आपके 2, 3 और 5। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करके बताया था, ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद देखें क्वेश्चन 9, प्रायिकता यदि PE नहीं की प्रायिकता 0.90 है तो PE की प्रायिकता। तो मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला बताया आपको, 1 में से माइनस कर दो तो 1 माइनस 0.90, तो इसका मान आ जाएगा 0.10, यानी 90 में 100 में से 90 घटाओगे तो 0.10 बचेगा ना। क्वेश्चन 10 देखें, यदि PE बराबर 0.05 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ई नहीं की प्रायिकता, इसको भी 1 में से जो है माइनस करना है। तो यहाँ मैं आप लोगों को करके बता दूं कि देखो PE 0 पॉइंट, देखो तो PE और PE नॉट, PE और PE नॉट की वैल्यू क्या है, 1 है। PE और PE नॉट की वैल्यू आप लोग देखते जाएं, इसको जिसको नहीं समझ में आ रहा, PE प्लस PE नॉट की वैल्यू 1 है। तो हमें वैल्यू दी किसकी है, देखो PE की 0.5 दे रखी है, PE की क्या दे रखी है, 0.5 दे रखी है। तो PE नॉट की जब हमें निकालनी है, यानी PE नहीं की प्रायिकता निकालनी है, तो ये बराबर इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो PE नहीं की प्रायिकता, अब देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ PE नहीं की प्रायिकता, तो ये हो जाएगी 1 माइनस 0 पॉइंट, कितना था, 0.05। तो ये आ जाएगा PE नॉट, ये हो जाएगा 1 में से 0.05 घटाएंगे तो 0.95, क्या बचेगा, 0.95। ध्यान से देख लें, इसी तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 100% जरूर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें, अपन क्वेश्चन 10 तक पहुंच गए। क्वेश्चन 11 देखें, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त पे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी स्पर्श रेखा, अगर आप कोई चूड़ी लेते हैं या कोई कड़ा लेते हैं, उसके ऊपर पेन या पेंसिल ऐसे तिरछी रखें। देखिए मैं आपको बना के बता दूं, जैसे ये कोई हो गया, तो अगर यहाँ से स्पर्श रेखा जाएगी तो एक बिंदु पे छूती हुई जाएगी। स्पर्श रेखा हमेशा बिंदु को छूती हुई जाती है, और इसको क्या बोलेंगे अपन, टेंजेंट लाइन।
हमेशा स्पर्श करते हुए जाएगी। दूसरी कौन सी होती है? छेदक रेखा। छेदक रेखा बिल्कुल बीच में से क्रॉस करती हुई जाएगी। देखो जैसा कि देखो मैंने सेकंड बनाया, छेदक रेखा बीच में से काटती हुई जाएगी, इसको बोलते हैं सेकंड। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। नहीं दिख रहा हो तो थोड़े आगे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वीडियो भी बनाना है PDF में, तो जो भी ऑफलाइन इसको देख रहे हैं और ऑनलाइन देखने वाले भी इसमें आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप बाद में कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। तो देखें, ये छेदक रेखा और स्पर्श रेखा दोनों बनाई है। ऊपर वाली स्पर्श रेखा है, नीचे वाली जो है क्या है? छेदक रेखा है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन 12, किसी वर्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा। तो ये भी देखो कोई एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे मैंने P पॉइंट लिया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा होगी। देखो मैं फटाफट आपको हाथों हाथ बना के बता रहा हूँ। P पॉइंट लिया है तो स्पर्श रेखा क्या होगी? वहाँ पे एक होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, स्पर्श रेखा वर्त के उभयनिष्ठ बिंदु को, तो जहाँ पे स्पर्श रेखा और सर्किल का उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है उसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे उसको? स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? आप लोग बताएं। हाँ, अनंत। एक वर्त की अगर एग्जाम में अगर ये 2 नंबर में छोटा क्वेश्चन में आएगा तो आपको इस तरीके से बना लेना डायग्राम। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी सर्किल के ऊपर इन्फिनिटिव टेंजेंट्स हो सकती है, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। नेक्स्ट आ जाओ, किसी वर्त की स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वर्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है, सेकंड। अभी मैंने जो आपको डायग्राम बना के बताया था। क्वेश्चन 17 आ जाओ, एक वर्त की कितनी समांतर स्पर्श, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। अब आपसे इसका, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, आपसे इसका जो है डायग्राम पूछ सकते हैं। तो सर्किल आपको इस तरह से बनाना है। किसी वर्त की कितने, एक सेकंड मैं दोबारा से बना लूँ, थोड़ा सही नहीं बना है। तो देखें, ये जैसे मैंने वर्त बनाया है, कोई सर्किल बनाया, पूछा है किसी वर्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं। तो समांतर में आप क्या करो, एक स्पर्श रेखा इधर बना लो, एक स्पर्श रेखा इधर बना लो, जो कि डायमीटर पे होती है। ये देखो, इसका नाम दे दो L, इसको नाम दे दो M। तो एक वर्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? देख लो भाई, इधर पीछे नहीं नजर आ रहा हो तो आगे आ जाओ। एक वर्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है? 2 स्पर्श रेखाएं हो जाती है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन 18, एक वर्त के व्यास पर, वही क्वेश्चन है अभी जो मैंने समझाया, यही क्वेश्चन मैंने अलग तरह से दिया है। अगर मैं इसके बीच में व्यास खींच लूँ तो ये देखो डायमीटर, इसका व्यास डायमीटर ऐसे होता है। ध्यान दीजिए इधर सभी लोग, एक वर्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं? 2 ही होगी, समांतर होगी दोनों। एक इधर बना लो, एक इधर बना लो। अब कोई स्टूडेंट पूछते हैं कई बार, सर इसको सीधा नहीं बना सकते क्या? भले बनाओ ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखें, आप इस तरह से बना सकते हो। अगर आप व्यास ऐसा सीधा खींच लेंगे तो स्पर्श रेखा इधर बन जाएगी, रहेगी तो तब भी समांतर, रहेगी तो तब भी समांतर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब ये का ये क्वेश्चन चैप्टर 11 जो कंस्ट्रक्शन है, रचना है, वहाँ पे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। चैप्टर 11 में भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप, वीडियो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप बीच में भी पूछ सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। तो ये वीडियो आप वापस यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो, इसीलिए बनाया। अगर फास्ट फॉरवर्ड करके आप फटाफट रिवाइज करना चाहो तो बार बार आप लोगों को इसको एक बार देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे लिए हैं, तो आप लोगों को ये काम आ सकते हैं। अभी भी कुछ बच्चे आए नहीं हैं तो उनको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वो इसी वीडियो में से देखेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार इन्हीं छोटे क्वेश्चनों को बताते रहें। हमने बहुत सारे बड़े क्वेश्चन भी किए हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से, स्पर्श रेखा व वर्त की त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? बताओ, कौन बताएगा? 90 डिग्री का। ये मैंने बहुत बार डायग्राम भी बना के बताया। ये देखो, ये स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच यहाँ पे जो है समकोण बनता है, राइट एंगल देख लो इधर, एक बार रिवाइज हो जाएगा सबके। स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट आ जाओ, वर्त की बाहरी बिंदु से, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन चैप्टर 11 में करते हैं ना। एक्सटर्नल पॉइंट P ले लो, बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। कुछ इस तरीके से आप देखते जाएं फटाफट, बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट आ जाओ, अब देखो यहाँ बीच में 110 दिया है, तो यहाँ अंदर वाला, क्योंकि आमने सामने 90-90 होता है, 180, और स्पर्श रेखा के बीच में स्पर्श रेखाएं परस्पर जितने कोण पे झुकी है उनके आमने सामने का योग जो है 180 होता है। तो POQ 110 दिया हुआ है, PTQ पूछा है, इसमें क्या पूछा है? PTQ। तो ये हो जाएगा 180 में से 110 घटा दो
70 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। क्वेश्चन 21 में। 22 में देखो स्पर्श रेखा दी हुई है 24, 25 और ओपी पूछा है, तो 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस कर लो, 625 माइनस 7 आएगा, √49 आएगा इसका आंसर, √49 और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके 7। √49 किसका होता है 7 का, क्योंकि हमने 25 का स्क्वायर 625 में से 24 का स्क्वायर 576 माइनस करना है, √49 आएगा और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पे झुकी है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से देखना स्पर्श रेखाओं का कोण कितना है, स्पर्श रेखाओं का कोण यहाँ पे 80 है, तो सामने जो कोण होगा वो हो जाएगा 100, क्योंकि आमने सामने का योग कितना होता है 180। अब ये मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, आमने सामने का योग कितना होता है 180 होता है। चलिए आगे, अरे उसका आधा करना है, ये पूछा है, ये क्वेश्चन हमने करवाया था POA, यानी 100 का आधा करना है, POA पूछा है। यानी कि मैं डायग्राम अगर आपको बना के बताऊं तो देखो ये O, ये P और यहाँ से देखो इसको कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB, तो ये बीच वाला इसका आधा पूछा है, ये पूरा 100 है तो आधा कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 50 हो जाएगा और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 50, तो अपन को आधा पूछा है। तो तुम ये ध्यान रखना कि आधा पूछ रहे हैं कि पूरा पूछ रहे हैं, जल्दबाजी में गलत नहीं करके आओगे। आपको ये तो पता चल गया है कि आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, ये सामने 80 है, आमने सामने कोणों का योग 180 होता है, तो आधा पूछे कि पूरा पूछे, इधर ध्यान दे दो भाई यशवंत, कहाँ खोए हुए हो, आधा पूछे पूरा पूछे, तो अपन को ये देखना है, ठीक है, कि आधा पूछ रहा है या पूरा पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट, कहाँ तक हो गया, चलिए 24। वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि ध्यान देना ये स्पर्श रेखा हमेशा है ना परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से देखो, ये किसी भी पॉइंट से देखेंगे ना तो स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, और जो 90 डिग्री का कोण बना है उसको लंब बोलते हैं, इंग्लिश में से क्या कहेंगे परपेंडिकुलर। चलिए नेक्स्ट आ जाएं, वर्त का क्षेत्रफल, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछे। अब क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज करेंगे, R त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या है। अब लड़के सोचेंगे यार ये तो हमें बताया नहीं सर ने, R त्रिज्या वाले, अरे R त्रिज्या वाला वर्त वही तो होता है πr²। तो ये क्वेश्चन पूछने वाले भी बड़े होशियार हैं, ध्यान देना इस बात को, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन घुमाएंगे। R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि क्या, R त्रिज्या R ही होती है किसी सर्किल की, वर्त की त्रिज्या R। कई बार मेरे ट्यूशन के अंदर बच्चे पूछते हैं सर R त्रिज्या वाला वर्त क्या होता है, तो सारे वर्त R त्रिज्या वाले ही होते हैं। तो परिधि हो जाएगी 2πr, क्षेत्रफल होता है πr²। ये सभी को पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई 27। वर्त की परिधि से व्यास का भाग देने पर, देखो ये इसका हमने एक वीडियो भी बनाया था, और वर्त की परिधि में व्यास का भाग देने पर पाई का मान आता है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 या 22/7। और ये आगे क्वेश्चन है, पाई की खोज की थी आर्यभट्ट ने, आगे मैंने क्वेश्चन भी दिया है, पाई की खोज किसने की थी आर्यभट्ट ने। आगे देखें, आर्यभट्ट बोलना है ना, हाँ। वर्त की परिधि 44 हो तो त्रिज्या, तो ये इस तरह के देखो बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे। वर्त की परिधि 44 हो तो त्रिज्या क्या है, तो देखो 2πr बराबर 44, ये बहुत बार मैंने बताया है। तो r बराबर क्या हो जाएगा 2 × 22/7 बराबर 44, ठीक है। तो r इसका 7 आएगा, तो r बराबर हो जाएगा 44 × 7 और 2 × 22 आ जाएगा अपॉन में। तो 22 से 44, 2 टाइम 2 से 2 कट गया, r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7। तो ये बहुत बार बताया है। वर्त की परिधि 22 हो तो r 7/2 आएगी, यानी 3.4। वर्त की परिधि 88 हो तो r आएगी 14, ध्यान रखना ये। चलिए आगे, पाई की खोज, ये आ गया। देखो अभी जिस हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे, पाई की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने की थी, आर्यभट्ट ने। चलिए, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 हो, तो ये भी मैंने बताया था, चतुर्थांश वर्त का चौथा भाग होता है। चतुर्थांश जो है, अगर देखो आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, वर्त के 4 टुकड़े करें तो देखो एक टुकड़े का मान 90 डिग्री आएगा, और परिधि 22 है तो पहले r निकलेगी 7.2, और इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, करवाया था मैंने, बताओ फटाफट चेक करके, कल परसों के क्लास में मैंने करवाया था। 3.5। हाँ 3.5 नहीं था,
परिधि चौमल ये चतुर्थांश वाला, कौन सा क्वेश्चन है? एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 है। आर तो 3.5 है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आया था? हाँ 38.5, वेरी गुड रितेश। तो इसका आंसर 38.5 आया था। यानी इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बता दूं मैं आप लोगों को। इसमें थीटा बटा 360 यानी 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 वाला फॉर्मूला लगाना था। तो 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 11 टाइम कट गया, 2 से 22 11 टाइम कट गया। इसका फाइनल कट कटा के आंसर 38.5 जो है आने वाला है। ये करवाया था मैंने कल या परसों की क्लास में, ठीक है। वापस देख लेना, अगर नहीं समझ में आए किसी को तो पूछ लेना। नेक्स्ट आ जाओ, किसी वर्ग की परिधि 220 है तो आर क्या होगा? ये भी मैंने बहुत बार बताया। परिधि 220 है तो देखो याद भी हो गई कुछ बच्चों को। परिधि 220 है तो आर कितना आता है? 35 आता है। बहुत सिंपल सा था। देखो 2 पाई आर बराबर 220, हमारे पास देखो 2 पाई आर बराबर 220 था। तो देखो अब इसकी वैल्यू रख लें, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 220। तो आर बराबर हो जाएगा 220 इंटू 7 और 2 इंटू 22। तो 22 को 220 से काटेंगे 10, 2 पंजे 10, तो आर आ जाएगा 5 7 जा 35। तो ये भी मैंने बता रखा है आप लोगों को। आर की वैल्यू क्या आएगी? 35 आएगी। नेक्स्ट आ जाओ, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 616 है तो ये पाई आर स्क्वायर बराबर 616 रखना, फिर आर स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। परिधि क्या आएगी इसकी? 88 परिधि आएगी, वेरी गुड। इसकी परिधि आ जाएगी, आप लिख लें, ये सॉल्व किया है। आर त्रिज्या वाले वर्ग की परिधि क्या होगी? तो आर त्रिज्या वाले वर्ग की परिधि 2 पाई आर। किसी आर त्रिज्या वाले वर्ग का क्षेत्रफल तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ये हो गए आपके क्वेश्चन 35 तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 36 से। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का सूत्र यानी लेंथ ऑफ आर्क, किसी सेक्टर के लेंथ ऑफ आर्क थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो चाप की लंबाई में 2 पाई आर लगाना है, क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर लगाना है। न्यूक्लिड विभाजक प्रमेय इकाई वही जो मैंने आप लोगों को कल परसों की क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी क्वोशिएंट इक्वल टू डिविजर इंटू डिवाइड एंड प्लस रिमाइंडर। यही ये देखो, ये इंपॉर्टेंट करना है इसको। मिस्टर फरदीन ध्यान से सुना इधर, इसको इंपॉर्टेंट करना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर वही है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और इसका याद करने का तरीका भी मैंने बताया, भाज्य है फिर भाजक 2 अक्षर फिर 3 अक्षर फिर 4 अक्षर भागफल, लास्ट में अलग वाला शेषफल, क्वोशिएंट इक्वल टू डिविजर डिवाइडर प्लस रिमाइंडर। चलिए अपरिमेय संख्या क्या है ये पूछी जा सकती है 10th क्लास, भाई ध्यान से देखना। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म एस पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ पे पी व क्यू का मान पूर्णांक हो और क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो, आप लोगों के पेपर में छपा हुआ मिल सकता है, क्योंकि पेपर कराने के बाद मैं बोलता हूँ ये हमने बताया था तो लोग मानेंगे नहीं, इसलिए वीडियो पहले मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो देखो √2, √3, √15 पाई माइनस √2 अपॉन √3, ये सारे परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। और ये दशमलव प्रसार वाला क्वेश्चन मैंने सभी को बताया था, p बटा क्यू का 2 की पावर m 5 की पावर n का रूप हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है, अदरवाइज वो शांत नहीं होता। तो ये अभी मैंने कल परसों की क्लास में मैंने ये बताया था सभी लोगों को, तो ये आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दशमलव प्रसार वाला, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका हर का गुणनखंड जब करेंगे 2 की पावर m 5 की पावर n का रूप होगा तो दशमलव प्रसार शांत होता है, अदरवाइज नहीं होता। 42 भी देख लें, आप लोगों को करना है। 43 वाला क्वेश्चन देखें, एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो संख्याओं का गुणा। अब ऐसा सवाल जरूर पूछे, एचसीएफ एलसीएम में से एक गायब कर देंगे और दोनों संख्याओं का गुणा देंगे। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, नहीं तो आप मेरा वो वीडियो जाके देख सकते हैं एचसीएफ एलसीएम वाला, उसमें पूरे वीडियो में डिटेल सारे एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन मैंने उसमें समझा रखे हैं। आगे आ जाओ 44, पहली संख्या वही फॉर्मूला है। देखो अगर एचसीएफ पूछे तो एलसीएम अपॉन में कर लो, एलसीएम पूछे तो एचसीएफ अपॉन में कर लो, बाकी दोनों पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या सेम रखनी है अपन को। ये रहा देखो क्वेश्चन 46 जो आप लोगों के पूछा जा सकता है, तो ये भी बहुत सिंपल सा था। इसका आंसर क्या आया था भैया? 306 657/9
तो 306 इंटू 657 अपॉन में 9 करो, काट दो, इसका आंसर 3024 के समथिंग इसका आंसर आएगा। चेक कर लेना आप एक बार। 96404 का ये वाला मैं करके बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखना। 96404 वाला, इसमें एलसीएम निकालना है, ध्यान से देखना इधर। एलसीएम इक्वल टू 96 इंटू 404 अपॉन में एलसीएम क्या दिया हुआ है, 4 है ना, एचसीएफ 4 है, काट दो इसको तो 101, तो 96 इंटू 101, ये मैंने बताया भी था 9696 इसका आंसर आएगा। ये देख लो इधर 9696 इसका जो है आंसर आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड देखो 38 25 5005, क्योंकि 5005 तो देखो बहुत सारे लोगों से सॉल्व नहीं होता है, ये मैं बता दूं आप लोगों को, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको सॉल्व करने में, एग्जाम में आ सकता है। 5005 तो पहले जाएगा 5 का, 5 एकम 5 001, अब इसमें जाएगा 7 का, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और बच गए 2, 7 या 21, अब जाएगा इसमें 11 का, 11 में 11, 11 या 33 और फिर लास्ट में जाएगा 13 का। तो ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके आगे वाला 7429 जो है ना, 17 17 19 23, वेरी गुड मानसी। तो ये आगे वाला भी आप देख लेना, इन दोनों में से आप लोगों को एक क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 40 तक, इसके बाद चलते हैं आगे। 48 हो गए, ठीक है। 49 देखें, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें, तो ये अलग अलग निकालना है गुणनखंड करके, मैंने बता रखा है बहुत बार, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन 50 भी अलग अलग वाला है, एक क्वेश्चन 50 का सेकंड में बता रहा हूँ, ध्यान देना। 17 23 29 ये आ सकता है एग्जाम में। तो 17 में हम जानते हैं 17 में 17 का ही भाग जाता है, ध्यान देना यहाँ पे। 17 में जो है 17 का जाएगा, 23 में 23 का जाएगा, 1 आएगा, और 29 में किसका जाएगा, 29 का जाएगा। और नियम क्या था, जब कोई संख्या कॉमन नहीं आए तो एचसीएफ क्या होता है रितेश, 1 होता है। वेरी गुड, जब कोई संख्या कॉमन नहीं आए, ध्यान से सुन लो भाई, जब कोई संख्या कॉमन नहीं आए तो एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। कौन नहीं आया भाई, अनुमान नहीं आया, बाकी सब है। चिन्हू नहीं आई। चलिए, जब कोई संख्या कॉमन नहीं हो तो एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो चाहे कोई नहीं लेके आए क्या, तब भी मैं सोचूं आंसर दौरे दौरे कैसे आ रहे हैं। हाँ, जब कोई संख्या कॉमन नहीं हो तो एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। चलिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अभी चाय पी थी, ज़्यादा पढ़ाने की वजह से दिमाग प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे मैं गलत तो नहीं बोल रहा, मुझे अभी लगा कि मैंने यहाँ पे टेबल पे चाय पी थी, नहीं पी गया मैंने चाय। ओह, रोज़ वाली आदत पड़ी हुई है, लेकिन चाय आज आई नहीं। तो देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, चाय आई नहीं है क्योंकि चाय लेके आई नहीं है खुशी, और चाय पी नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि चाय मैंने पी थी बट एक्चुअल में मैंने पी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संख्या 672, तो अलग अलग आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। और देखो ये मैंने ये भी बताया, बीच में रखना है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूँ, आइडिया दे दूँ, ध्यान से देखना। 52 में जो बड़ी संख्या है उसको रखना है अंदर, और मैंने हाथ से उसको पूरा करके बताया, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं बिल्कुल। और 135 को रखना है बाहर, ठीक है। फिर यह वो भाग वाला निशान बनाना है, और बीच वाली अंगुली को इसके बीच में रखना। आप देखो 135 का डबल करोगे तो 270 ज़्यादा हो जाएगा, तो 135 एकम 135, फिर माइनस कर लो, 5 में से 5 गया 0, 22 में से 13 जाएंगे, कितने बचेंगे भैया, 9 बचेंगे। वेरी गुड। और ये 135 उठा के इधर पटकना है, ऐसे 135 उठा के ऐसे पटकना है। आप वो देख लेना इसको डिटेल में। 45 आंसर आएगा। देखो बच्चों को याद भी है, मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं, मतलब हमारे यहाँ पे सब होशियार बच्चे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासों में लंबी क्लासें चलती है तो बिल्कुल अपन सीरियस होके पढ़ेंगे तो बच्चे जो है भाग जाएंगे यहाँ से, इसलिए थोड़ा उनको बैठे रखने के लिए कुछ कॉमेडी भी बीच में उठती रहनी चाहिए। आगे चलें, चर बहुपद फटाफट देखें। ये फर्स्ट पे पूरी करके अपन सेकंड वाला जो है बताएंगे बाद में, तो फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लेते हैं पहले। चर x बहुपद में px में x की उच्चतम घात बहुपद की डिग्री कहलाए। अब देखो यहाँ से पूछते हैं सवाल, ध्यान देना, बिना नंबर वाले क्वेश्चन पूछेंगे और वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, x वाली वैल्यू होती है चर, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, बहुपद होता है px, x की उच्चतम घात यानी डिग्री पावर
जो इसकी घात कहलाती है। जैसे 4x + 2 में x की पावर 1 है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर नहीं है ना ही क्यूब है। स्क्वायर होता सेकंड वाला देखो 2y², तो y की घात 2 है। और तीसरे में देखो 5x³ में x की घात 3 है। ध्यान देना यहाँ पे, तो पावर पूछेंगे कि चर की पावर 1 2 3। 4x में x की कोई पावर नहीं है, लेकिन 2y² में y की पावर 2 है, और 5x³ में x की पावर 3 है। तो ये पूछेंगे कि इसकी घात क्या है, और घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चर के ऊपर आती है। x y वालों के ऊपर जो अपन स्क्वायर क्यूब 4 लिखते हैं ना, इसको घात और पावर बोलते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि समीकरण कोई भी दे देगा और बोलेगा इसकी घात क्या है, तो सबसे ज़्यादा जिसकी घात हो उसको लिख देना। समझ में आया आप लोगों के? सबसे ज़्यादा वाली जो पावर होती है वही उसकी घात होती है, पावर उसको कहेंगे। चलिए आगे देखें 54। हाँ, अब देखो कुछ पूछे, 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे इनमें से बहुपद नहीं है, पॉलिनोमल फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पॉलिनोमल, इनमें से निम्नलिखित में से। अब देखो 3 ऊपर वाला दे दूँ 4x + 2 2y², देखो ये बहुपद, यानी इसमें एक x का एक संख्या, एक y, x y संख्या स्क्वायर, ये पद आता है। अपॉन में नहीं आ रहा देखो। तो 54 में जो क्वेश्चन है ना, 1/x - 1 √x + 2 1/x² + 2x + 3, ये बहुपद नहीं है। दीज आर नॉट ए पॉलिनोमल। ये आपसे एक आधा कोई बीच में डाल के पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। पावर के, अब देखो एक पावर वाले रेखिक बहुपद लीनियर पॉलीनोमियल कहलाते हैं। रेखिक जिसकी पावर 1 होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधे लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जैसे वो बोलते हैं ना, कहना क्या चाहते हो, तो आप भी ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बिल्कुल ध्यान से देखना यहाँ पे कि जिसकी रेखिक बहुपद में क्या होता है, बहुपद की पावर 1 होती है। स्क्वायर वाला पद नहीं होगा, क्यूब वाला पद नहीं होगा। तो अगर क्यूब और स्क्वायर वाला पद है तो रेखिक बहुपद ही नहीं है। रेखिक बहुपद में पावर नहीं होती। जैसे 2x - 3 √3x + 5 y + √2, तो ये सारे क्या है, रेखिक बहुपद है। इसके बाद देखो क्वेश्चन 56 वाला देखो, जिसकी पावर 2 होती है वो द्विघात बहुपद होता है। द्विघात यानी 2 घात, पावर 2 हो गई, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, ध्यान से सुनो मिस्टर फरदीन। 2x² देखो स्क्वायर आ गया, तो इसमें से आपको एग्जाम्पल पूछेंगे। ये देखो एग्जाम्पल दे के कोई एक अलग देंगे और दूसरा अलग देंगे, और 4 में से 3 एक अलग दे देंगे, और एक पूछेंगे कि भैया इसकी पावर क्या है, रेखिक बहुपद है कि द्विघात है, यानी लीनियर इक्वेशन है, या क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आया समझ में? तो देखो इन सब में पावर 2 है। देखो y की पावर 2, 2x की पावर 2, 4/3 2u की पावर 2, 5v की पावर 2, 4z की पावर 2। तो जो मैंने लाल गोले किए हैं ना, इन सब की पावर 2 है, और ये क्या है, द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए हो गए इसके साथ हमारे, ओहो 50 हो गई क्या, 56 हो गए। 50 कब की हो गई भैया? आगे चलें फटाफट, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से इनको करते हैं पूरा, और फिर रह गया है जो काम अधूरा उसको कर लेंगे हम पूरा। चलिए क्वेश्चन 57, घात 3 का बहुपद। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो जिसकी पावर कुछ नहीं थी वो रेखिक, जिसकी पावर 2 थी वो द्विघात, जिसकी पावर 3 थी वो क्यूबिक, त्रिघात बहुपद। इन सब में देख लो, घोड़े बना लो, देख लो, x की पावर क्यूब, x³, 2x की पावर क्यूब, 3 - x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब। देखो आगे आ गया। अरे क्या इतने गुमसुम परेशान हैरान क्यों बैठे हो, क्या हुआ भुवन? तो ध्यान से देखो, इधर चाटा उड़ जाएगा किसी भी, अगली ध्यान नहीं दिया तो इधर। हाँ 3x³ 2x², भले वीडियो बन रहा है तो बनता रहे, ध्यान पूरा होना चाहिए आप लोगों के। एग्जाम्स आर एट हैंड, हम इंग्लिश में ये बहुत बार यूज़ करते हैं। चलिए आगे फटाफट देखें क्वेश्चन 58। शून्यक बताइए x को कितनी बार क्रॉस कर रहा है। देखो लाइन x अक्ष से होके, देखो पहले में 58 में x अक्ष से होके लाइन एक बार टच होके गुजर रही है, तो देखो कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पे। 59 में देखो 1 2 3, यहाँ से देखना भैया जिसको समझ नहीं आ रहा है, ये एक है यहाँ पे टच हो रही है, एक वापस यहाँ पे और एक वापस यहाँ से, x अक्ष पे 3 बार गुजर रही है, तो शून्यक 3 है इसके। यहाँ इसमें देखो 60 में एक, मैं लाल डॉट कर रहा हूँ, 2 3 4, तो 4 है। कितनी बार x अक्ष से गुजरेगी उतने लिख देने हैं, गिन के देख लो ध्यान से, कितनी बार x अक्ष से होके गुजरे उतने अपन को लिख देने हैं। 60 तक पहुँच गए, जल्दी चलें आगे। रेखिक बहुपद ax + b का शून्यक -b/a होता है। ये फॉर्मूला है भैया, सीधे सीधे पूछते हैं एग्जाम में। शून्यक का फॉर्मूला
ax² प्लस bx प्लस सी के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, ये तो भाई साहब आपको याद होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, और 3 बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है। चलिए ये तीनों क्वेश्चन 61, 62, 63 एक साथ आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आ गया 64। हाँ ये देखना, ये टेबल है और इसमें से सवाल जरूर 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 आता है, बलिया बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना। चलिए अब ये तीनों क्वेश्चन एक साथ बता रहा हूँ, देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, यहाँ पे ध्यान देखना a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है आगे, ये देखो अद्वितीय हल यूनिक हल होता है, एक हल होता है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं में अगर a1 अपॉन 2 समीकरण दिए हुए होंगे उसमें a1 a2 a3 c1 c2 निकालना आपको पता ही है, बहुत बार बताया। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी, यूनिक हल होगा। यूनिक का मतलब धरती पे एक ही होता है, एक हल होता, एक हल होगा इसमें। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर आए तो ये समीकरण में वैल्यू भी आगे क्वेश्चन ऐसे दिए गए होंगे, उसमें से देख के आपको देखना है। क्वेश्चन 65 देखें, 2x प्लस 3y माइनस 9, तो देखो 2x में a की वैल्यू है 2, नीचे 4x में ये आ जाएगी 4, 3y में b की वैल्यू 3 और नीचे आ जाएगी 6 और माइनस 9 माइनस 18, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अगर ये बराबर है तो देखो संपाती रेखाएं आएगी, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रिक लाइंस आएगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग ऐसा क्वेश्चन देंगे फिर पूछेंगे कितनी रेखाएं आएगी, संपाती एक, प्रतिच्छेदी एक, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन देखिए ग्राफ में से, ये एक्सरसाइज 3 में से मैंने दिया है, प्रश्नावली 3 में ये ग्राफ है। चलिए आगे 66 में देख लेते हैं, सेम इसी तरीके से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो ये आ जाएगा संपाती, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन निकलता है, किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कौन सा वाला? 66 वाला, हाँ पैरेलल है, ऊपर लिखा हुआ है, देखो हिंदी में नहीं लिखा है मैंने। वेरी गुड मानसी, मानसी ने पहचान लिया है, पैरेलल हिंदी में समांतर होता है। इंग्लिश वालों लिख देना भैया इसको, पैरेलल यानी समांतर, हिंदी वाले लिख लेना, समांतर कहाँ लिखा हुआ है रे? हाँ तो पैरेलल लिखा हुआ है, हिंदी वाले कुछ बच्चे बोलेंगे, अभी बहुत सारे तेजस्वी लोग हैं अपने यहाँ, तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आए पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल समांतर होता है, लिख देना आप यहाँ पे। ठीक है, तो कई बार नहीं दिमाग में आता है तो इसलिए लिखना, लिखा हुआ में फ़ायदे में रहोगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। चलिए आगे, दो चर वाले समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है? तो देखो यूनिक सॉल्यूशन होने की शर्त क्या है? a1 इक्वल टू a2 b1 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ए की हल कब होगा? जब a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के। अब आगे भैया बहुलक वाले, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने आप लोगों को कराए हैं, 7 4 3, जो सबसे ज़्यादा हो वो बहुलक होता है। माध्यक में पहले क्या करो, इनको अरेंज करो छोटे से बड़े क्रम में, फिर वो फॉर्मूला n सम संख्या हो तो n अपॉन 2 वह पद, विषम संख्या हो तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वह पद होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने बताए हैं। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 71, 6 8 9 x 13 का माध्य 10 हो तो x निकालना है। ये 71 वाला मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि माध्य x की बार होती है और राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जो छोटी क्लास वाला सवाल है वो है। तो इसका माध्य 10 दिया हुआ है, बराबर करके लिख लो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13। ठीक है, अपॉन में ये संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैंने आपको सॉल्व ये करके बताया है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये भी आप देख लें, सारे इंपॉर्टेंट हैं, फटाफट इनको करने की कोशिश करें। क्लास में हमने इनको बहुत बार किया है, तो ये 75 तक पार्ट 1 में हमने लगभग आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, और पेपर होने के बाद उसका सॉल्यूशन भी मैं सबसे पहले लाने की कोशिश करता हूँ, तो ज़रूर आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।